हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आपकी इसरो की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है। आज हम इसरो में कुछ पीवाईक्यू करेंगे जो कि रिलेटेड है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से। चैप्टर का नाम है इन्वेंट्री। मगर ये चीज याद रखिए कि इन्वेंट्री में देखो बहुत लंबे क्वेश्चंस तो इसरो में नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन। आपके पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, टाइम बहुत कम है। तो हम ऐसे ही क्वेश्चंस पे बातें करेंगे आज जो कि इसरो के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि हम बहुत डिटेल्ड थ्योरी में जाएंगे। ठीक है ना। ओके। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे न्यूमेरिकल इन्वेंट्री चैप्टर से जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम जो कि आपका अभी 1.5-2 महीने के अंदर अंदर होने वाला है। ओके। आइए इन्वेंट्री को आज कवर करेंगे बच्चों। सबसे पहले आते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर के बारे में बात करते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, तो पता नहीं कहां से उठाएगा। सो लेट अस कंप्लीट ऑल द स्मॉल पार्ट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू कम। ओके। तो बात करता है सर इन्वेंट्री टर्नओवर मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ। अब सर इन्वेंट्री टर्नओवर होता क्या है, तो देखो क्वेश्चंस में लेके आया हूं मैं आपको, थ्योरी के बाद क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग थ्योरी करने वाले हैं। ओके। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इन्वेंट्री टर्नओवर होता क्या है सर। तो आओ दिखाता हूं इन्वेंट्री टर्नओवर है क्या और एक्चुअल में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा इन्वेंट्री टर्नओवर। ऐसा लग रहा है सर इन्वेंट्री को बेच के पैसा कमा रहे हैं क्या, टर्नओवर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको मैं आईटी लिख देता हूं, इन्वेंट्री टर्नओवर। ठीक है। सो व्हाट इज आईटी? आईटी इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर अ पीरियड, है ना, ओवर अ पीरियड। लेट्स से 1 ईयर ले लेगा, बोलेगा 1 ईयर में आपने इतने रुपए का मटेरियल बेचा। याद रखना, अभी समझाऊंगा बेचने वाले में यही आप कहां का गड़बड़ करेंगे, मैं आपको वो सारी चीजें आज सिखाऊंगा। ठीक है ना। और क्या होगा बेटा, एवरेज इन्वेंट्री, यहां पर क्या आएगा, एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट, है ना, एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट। अब आपको बताता हूं, एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, थोड़ा सा बात करें, जैसे मान के चलो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं फिर बात करेंगे। ठीक है ना। इन्वेंट्री टर्नओवर मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, बात तो ये इन्वेंट्री हो गई। किससे किससे कनेक्ट कर रहा है बेटा, एवरेज सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ध्यान से सुनो, सेल्स क्या होता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, गुड्स सेल्स क्या है। ठीक है। ये देखो कॉस्ट क्या है बच्चों, यहां पर बच्चा क्या समझता है, टर्नओवर। टर्नओवर यही गलती करके आता है। तो मैं 2-3 क्वेश्चन लिंक और कराऊंगा। मान के चलिए ये पेन बनाने में मुझे 50 रुपए लगे, 50 रुपीज मुझे इसे बनाने में लगे, और मैंने इसे 80 रुपीज में बेचा, 80 रुपीज में बेचा। बच्चों समझ में बात आती है, ध्यान से सुनना। ये जो न्यूमरेटर है ना, ये 50 रुपीज है बेटा, कॉस्ट है, ये टर्नओवर नहीं है। मैंने कितने में बेचा उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने कितने रुपए में बनाया इससे मतलब है। समझ में बात आई? तो एक क्वेश्चन अभी आप करेंगे थोड़ी देर में, मगर अगर हम यहां पर बात करें तो डेफिनेटली क्या है बच्चों, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लिंक हो जाएगा। ये देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिंक हो गया। समझ में बात आती है? ठीक है। तो अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सर थोड़ा सा और, हम आईटी के बारे में बात कर सकते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर के बारे में बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। ये देखो, अ कंपनी टर्नओवर इज ₹75,000 for a given period and profit equals to 30,000 रुपीज। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों? तो 75,000 क्या बोलता है, 75,000 बोल रहा है कि भाई देखो क्या है, ये तुम्हारा टर्नओवर और प्रॉफिट है। ठीक है। अच्छा, जब साल शुरू हुआ बेटा, इनिशियल इन्वेंट्री, ध्यान से देखो क्या बोलता है, इनिशियल इन्वेंट्री जब साल शुरू हुआ तो कितने रुपीस की थी, लेट्स से ₹5,000। एंड इन्वेंट्री, है ना, कितने रुपए की इन्वेंट्री हमारे पास बची जब साल खत्म हुआ, जो भी पीरियड की बात कर रहा है, मैं नहीं बोलता साल। ठीक है, किसी भी एक गिवन पीरियड में ये सारा डाटा हमारे पास वैलिड है। एंड इन्वेंट्री कितनी थी बच्चों, ये थी रुपीज, लेट से ये हो सकता है 6,000 हो गई हो सकता है 6,000 हो गई हो बच्चों। समझ में बात आई? क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इन्वेंट्री टर्नओवर, फाइंड इन्वेंट्री टर्नओवर, ये निकालना है, आईटी निकालना है। आइए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को।
तो क्या आएगा यहाँ पर, सॉल्यूशन निकाला हमने। सॉल्यूशन निकाला तो हमें पता है आईटी है क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर है क्या बच्चों, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये आईटी है। इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है बच्चों, इन्वेंट्री टर्नओवर है हमारा लेट्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ध्यान से सुनो, ये क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट, या इन्वेंट्री बोलते हैं, एवरेज इन्वेंट्री छोड़, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें तो कॉस्ट कितनी लगी, कॉस्ट आपकी लगी यहाँ पर 75,000 आपका टर्नओवर है। टर्नओवर मतलब आपने कितने रुपए का मटेरियल बेचा, 80 रुपीज का बेचा, बनाया कितने का था, 50 रुपीज का ना। तो पहले प्रॉफिट माइनस कर दो, प्रॉफिट माइनस कर दो, ये आ गया। और एवरेज इन्वेंट्री कितनी है बच्चों हमारे पास, हम बोल सकते हैं 5000 स्टार्ट में थी, एंड में 6000 थी। लीनियर रिलेशन मान के चलेंगे, एवरेज निकाल देंगे बाई 2, एवरेज निकाल देंगे बाई 2। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से आईटी कितना आ रहा है बच्चों, 75,000 को 30 से अगर कर देते हैं तो कितना आ गया, 45,000 हमारा कॉस्ट लगी है टोटल। और ये जो आपका आएगा ये आ जाएगा आपका 5,500, कितना आ जाएगा 5,500। सो लेट अस सॉल्व दिस। 2 से 2 काटो बेटा, 5 से काट दो, 5 से काट दें क्या, 5 से काटा तो कितना आ गया 90, 5 से काटा तो कितना आ गया 11। तो ये लगभग आ गया आपका 8 पॉइंट कितना लिख लोगे, 8.2 लगभग लिख लेते हैं, लगभग 8.2। क्लियर है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब क्या हुआ, इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब हुआ बच्चों कि जरा गौर से सुनना, इसका मतलब कितनी इन्वेंट्री रखने पर कितनी, ये जितना ज्यादा होगा, ये इन्वेंट्री टर्नओवर जितना ज्यादा होगा, आपकी इन्वेंट्री पे कॉस्ट उतनी कम होगी। इन्वेंट्री पे कॉस्ट कम कैसे हुई, ध्यान से सुनो। मेरा सप्लायर इसका वैल्यू, इस वैल्यू को ज्यादा होने का मतलब क्या है कि मेरा सप्लायर इतना ज्यादा प्रॉम्प्ट है, इतना ज्यादा रिलायबल है, इतना ज्यादा परफेक्ट है कि जब भी मैं, मेरे को जरूरत पड़ती है ना, मैं जस्ट इन टाइम फॉलो कर लेता हूं। जस्ट इन टाइम मैं बोलता हूं साहब मटेरियल भेज दो, वो भेज देता है। मतलब मुझे बहुत बड़ा, चीजें इतनी फ्लक्चुएटिंग नहीं है, प्लानिंग इतनी बढ़िया चल रही है कि मुझे बहुत बड़ा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और अगर मुझे बहुत बड़ा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं टाइम टाइम से मंगाऊंगा, मंगा के मैं बना के बेचता जाऊंगा, मगर इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ध्यान से सुनो, क्या हो रहा है, इतने रुपए का आप मटेरियल बना रहे हैं, इतने रुपए का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन समझ में बात है, जिसके लिए आपका इन्वेंट्री का खर्चा केवल इतना है। मतलब ये वैल्यू हाई होना, इसका मतलब आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, आप हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, ये बोलता है आईटी टर्नओवर। क्लियर बच्चों। आइए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो ये हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका, और इसी से क्वेश्चंस आपके बन भी जाएंगे। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट में इंक्लूड, अच्छा इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, पहली बात तो अगर हम बात करें तो मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा, यहां पर कुछ बढ़िया चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। क्या है वो बढ़िया चीजें, ये देखो पीछे आए जरा, पीछे आते हैं और यहां पर बात करते हैं किसकी बच्चों, बात करते हैं व्हाट इज इन्वेंट्री, व्हाट इज इन्वेंट्री। तो पहले भी अगर आपने कभी मेरे से ये लेक्चर सुना होगा इन्वेंट्री के बारे में थोड़ा बहुत, तो आपको पता चलेगा कि इन्वेंट्री क्या है। इन्वेंट्री इज दैट मटेरियल, मटेरियल क्या है बच्चों, मटेरियल इन स्टॉक, material in stock planned to be used in near future, planned to be used in near future। देखो मैं नियर फ्यूचर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट यही होता है। कोई बोले सर लॉन्ग फ्यूचर में के लिए बोल सकते हैं क्या, हाँ बोल सकते हो, फ्यूचर मतलब फ्यूचर यार, है ना। मगर जनरली जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जब हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, नियर फ्यूचर। यार कौन रखेगा, एक साल बाद थोड़ी यूज करना है, अभी यूज करना है, कल यूज करना है, कल हो सकता है अगले 2 घंटे बाद यूज करना पड़े। जैसे अगर मैं मारुति की बात करूं, मारुति इज कीपिंग द इन्वेंट्री ऑफ हार्डली टू हार्डली 2 आवर्स, 2 आवर्स से ज्यादा की इन्वेंट्री मारुति का जो मानेसर का प्लांट है वो रखता ही नहीं है। मतलब उसके सप्लायर्स इतने रिलायबल हैं, इतने प्रॉम्प्ट हैं कि वो अपना मटेरियल उसके यहाँ आता रहता है और प्रोडक्शन चलता रहता है, स्टॉक नहीं रखता। ऐसा नहीं कि वो 5 दिन का स्टॉक रख रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, क्लियर। तो आपने देखा, अच्छा सर, तो ये बात करते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा मटेरियल रखते हैं, सुनिए, अगर आप इन्वेंट्री रखते हैं, ठीक है, इन्वेंट्री इज द साइन ऑफ, देखिएगा ध्यान से, इन्वेंट्री इज साइन ऑफ लो इफिशियंसी। वाई बेटा, लो इफिशियंसी, क्यों बेटा, एज it incurs एक्स्ट्रा कॉस्ट। क्या होगा यहां पर, इट incurs एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है बेटा।
जब भी मान के चलो, देखो अगर कोई मुझे डेली, अगर कोई मुझे लगातार सप्लाई देने को तैयार है, तो इसका मतलब मुझे स्टॉक रखने के लिए किराए पे कमरा नहीं लेना पड़ेगा। सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं, किराए पे मुझे क्या नहीं लेना पड़ेगा, कमरा नहीं लेना पड़ेगा। और अगर मुझे किराए पे कमरा नहीं लेना पड़ेगा तो मेरा किराए का कॉस्ट, देखो मटेरियल का पैसा तो मुझे देना ही है, जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसका पैसा तो मुझे सप्लायर को पे करना ही करना है, मगर उसके साथ साथ अगर मैं बड़ा स्टॉक रखने लगूं तो जो स्पेस चाहिए होगा मुझे, मेरे को स्पेस जो चाहिए उसका रेंट जो पड़ेगा वो भी तो मेरे को महंगा पड़ेगा। तो क्या वो मेरा बच सकता है अगर मैं इन्वेंट्री कम रखूं? हाँ बच सकता है। तो इन्वेंट्री रखने से आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन आया कि सर इन्वेंट्री रखने से अगर कॉस्ट बढ़ जाती है तो फिर इन्वेंट्री रखते ही क्यों है? क्योंकि दिक्कत यह है कि अगर मान के चलो सप्लायर रिलायबल नहीं हुए या कोई अनफॉर्चुनेटली ऐसी ऐसी चीजें आ गई जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, तब आप क्या करोगे? आपका तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो क्या पता आपका जो प्रोडक्शन रुकने से जो खर्चा हो वो इन्वेंट्री कॉस्ट से भी क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, इन्वेंट्री कॉस्ट से भी ज्यादा आ जाए। समझ रहे हैं आप बात? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने को सेफ फील कराने के लिए, अपने को सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन्वेंट्री रखते हैं। देखो सीधी सी बात है, पिताजी ने जो एफडी करा रखी है ना, पापा ने जो थोड़ी बहुत एफडी भी करा रखी है, वो क्या है बेटा? वो एक तरह से इन्वेंट्री है, मेरा सेफ्टी स्टॉक टाइप का है वो, समझे? तो यहां पर क्या देखा हमने? तो फिर कराते क्यों है सर? देखो अब मैं बताता हूं। इन्वेंट्री साइन ऑफ, इन्वेंट्री इज साइन ऑफ हाई, हाई क्या फायदा देता है? सेफ्टी, हाई सेफ्टी। अरे हाई सेफ्टी मतलब लो चांसेस ऑफ फेलियर, लो चांसेस ऑफ स्टॉक आउट, लो चांसेस ऑफ स्टॉक आउट। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? लो चांसेस ऑफ स्टॉक आउट, लो चांसेस ऑफ फेलियर, लो चांसेस ऑफ स्टॉप द प्रोडक्शन, उसको इकट्ठा बोल दें एक बार में, क्या बोलेंगे? साइन ऑफ हाई रिलायबिलिटी। क्या होता है? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है बच्चों? जितना फेलियर के चांस कम होंगे उतना ही प्रोबेबिलिटी, क्या है रिलायबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेलियर ऑफ द सिस्टम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेलियर ऑफ द सिस्टम इज रिलायबिलिटी। तो आपको सेफ्टी ज्यादा फील होती है इन्वेंट्री रख के, but definitely you have to put some extra cost, so definitely this is what low efficiency high reliability case। क्या क्या है यहाँ पर अगर हम मार्क करें बच्चों तो इन्वेंट्री क्या है? लो एफिशिएंसी एंड हाई रिलायबिलिटी। अब इसमें क्या क्या कॉस्ट आ सकती है? इसमें क्या क्या कॉस्ट आ सकती है? तो अगर हम बात करें, मान के चलो एक बंदा है, एक रामू है और एक श्यामू है। रामू की बात करें, रामू बोलता है कि यार बार बार बाजार जाते हैं, रिक्शे का किराया लगता है। बार बार क्या बोलता है रामू? रामू बोलता है बार बार जाते हैं, थोड़ा थोड़ा मटेरियल खरीद के लाते हैं, बार बार आने जाने में रिक्शे का किराया लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? रिक्शे का किराया। ध्यान से सुनो, रिक्शा फेयर, रिक्शा का किराया, ये क्या है बच्चों? इसको हम क्या बोल देंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कार से जाओगे तो पेट्रोल है ना, रिक्शे का। ये रामू बोलता है यार श्यामू एक काम करते हैं, ये बचा लेते हैं। क्या करते हैं यार? ये बार बार आने जाने का जो लगता है ना 100 रुपए, एक काम करते हैं ज्यादा मटेरियल लेके चलते हैं, ज्यादा मटेरियल, बार बार नहीं आना पड़ेगा। जो हम 5 टाइम्स रिक्शे में आते हैं, 100 रुपीज बार बार इन्वेंट्री लेके जाते हैं, रॉ मटेरियल लेके जाते हैं, काम कर पांचों बार का मटेरियल एक साथ खरीद ले, पांचों बार का, ठीक है? तो शामू बोला चल खरीद लेते हैं, खरीद लेते हैं। क्या हुआ बेटा? ध्यान से सुनो, हुआ क्या? अगर आप लार्ज क्वांटिटी परचेज करते हैं, लार्ज क्वांटिटी परचेज या ऑर्डर, लार्ज क्वांटिटी का अगर आप ऑर्डर लगाते हैं, ऑर्डर, तो क्या फायदा हो गया आपको? जल्दी बताओ। लार्ज क्वांटिटी का ऑर्डर लगाने से क्या होगा? टेंड्स टू, क्या होगा बेटा? टेंड्स टू लो ऑर्डरिंग कॉस्ट। रिक्शे का किराया क्या बचेगा, है ना, कम हो जाएगा, लो ऑर्डरिंग कॉस्ट। बट क्या हुआ बच्चों? बट, एक बड़ा सा बट लगा देते हैं यहां पर, बट अब ले तो आए, वेयर यू आर गोइंग टू कीप द मटेरियल, वेयर you are going to keep the material, going to keep material, क्या आ जाएगा भाई यहां पर? अरे सर ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अगर कहां रखेंगे? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बट क्या होने वाला है बेटा? यहां पर आपका जो होल्डिंग कॉस्ट है, रखने का, होल्डिंग कॉस्ट, रखने का जो खर्च है, इसी का दूसरा नाम क्या है? इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डरिंग। डिवाइड नहीं कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से, ये डिवाइड नहीं कर रहा हूं, होल्डिंग कॉस्ट स्लैश क्या बोल रहा हूं? ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ही नाम है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस विद लार्ज क्यू। देखो अगर थोड़ा थोड़ा करके लाओगे, है ना, लार्ज क्यू क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी क्यू बच्चों, थोड़ा थोड़ा करके लाओगे तो आने जाने का किराया ज्यादा लगेगा, पर इन्वेंट्री का कॉस्ट क्या हो जाएगा? जो होल्डिंग कॉस्ट है वो बच जाएगा।
इसका मतलब इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है, एक बैलेंस है। बैलेंस कैसा बैलेंस है, ध्यान से देखना कैसा बैलेंस है, आपको दिखाता हूं। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई इन्वेंट्री कॉस्ट होता क्या है, तो ये देखो इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है बच्चों, एक तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है बच्चों, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और एक क्या है बच्चों आपका प्लस क्या है, होल्डिंग कॉस्ट। क्या है ये, होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम इसके लिए पर ईयर का एनालिसिस करते हैं। ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई पर ईयर, तो सबसे पहले को सिंबल्स देखना, सिंबल्स यहां मैं लिख दूं बेटा पर ईयर, है ना। पर ईयर आप चाहे तो पर मंथ का भी एनालिसिस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये मैं क्या बता रहा हूं पर ईयर, और ये भी क्या है बच्चों, ये भी क्या है पर ईयर है, पर ईयर, है ना। इन्वेंट्री ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, लाने ले जाने का खर्चा, रिक्शे का किराया, और वो जो स्पेस का रेंट दे रहे हैं ना, स्पेस रेंट, वो वाला, समझ में बात है। इन दोनों में क्या है, एक कम होता है, ध्यान से सुनो, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। तो हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा कि डी क्या है, एनुअल डिमांड, पूरे साल में कितना चाहिए, क्या है ये, एनुअल डिमांड। एक बहुत बढ़िया सा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, और ये बहुत इजीली बहुत अच्छे से काम आ सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट जो था ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसी का दूसरा नाम एक और भी है, सेटअप कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको, सेटअप कॉस्ट बोलते हैं बच्चों, सेटअप कॉस्ट। तो ध्यान से देखना, बिल्कुल मजा आएगा यहां पर आप लोगों को, ठीक है। डी क्या है, एनुअल डिमांड, कितनी क्वांटिटी चाहिए। क्यू क्या है बेटा, ये आपका क्वांटिटी ऑर्डर्ड, ये क्या है आपका क्वांटिटी ऑर्डर, एक बार में आप कितना मंगा रहे हैं, एक बार में आप कितना मंगा रहे हैं, ठीक है। डी एनुअल डिमांड, और क्यू क्या है, क्वांटिटी ऑर्डर। अगर आपसे बोला जाए कि बताओ भाई सी नॉट क्या है, सी ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, एक बार। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इसका क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। आप एक बार रिक्शे से जाइए, एक बार रिक्शे से जाके आप 5 किलोग्राम आलू खरीद के लाइए, चाहे 50 किलोग्राम खरीद के लाइए, मान के ये चलना है। आप बोलेंगे सर रियल में तो वेरी कर सकता है, रिक्शे वाला बोलेगा मैं ज्यादा भारी सामान क्यों लेके जाऊं, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं एक ट्रक ले लो, एक ट्रक वाला ना वजन के हिसाब से बात नहीं कर रहा है, जनरली वजन के हिसाब से वो बोल रहा है। तुम अगर उसे बोलोगे 1 किलोग्राम आलू ले जा, तो अभी वो पूरे ट्रक में 1 किलोग्राम भी ले जाएगा, तो अभी बेटा पूरा ही चार्ज लेगा, क्योंकि वो 1 किलोग्राम के हिसाब से पैसा मांगेगा, तो उसको लॉस नहीं हो जाएगा। तो इस चैप्टर में क्या मान के चलना है कि एक बार में जाके आप 5 किलोग्राम खरीद के लाओ, चाहे 50 किलोग्राम, कॉस्ट क्या लगेगी, रिक्शे का किराया 100 रुपये ही लगेगा, ठीक है। तो ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना, लाने ले जाने की कॉस्ट, रिक्शा वाला, ये क्या है आपका, ये आपकी फिक्स रहती है, एक बार की फिक्स रहती है। बार बार जाओगे तो बार बार लगेगी, मगर क्वांटिटी से वेरी नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी, क्वांटिटी से वेरी नहीं करेगी। और ये क्या है बच्चों हमारे पास, सीसी, ये क्या है, होल्डिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा आपने किसी के घर पे किराए पे कोई सामान रखा, किराए पर, जैसे कोल्ड स्टोरेज होता है ना बेटा, होल्डिंग कॉस्ट है ना, कोल्ड स्टोरेज है। ये बताओ कोल्ड स्टोरेज में अगर मैं 1 बोरा आलू रख के आऊं या 50 बोरा, यार जितना उसका कोल्ड स्टोर में घेरूंगा, जितनी जगह और जितना स्पेस में ऑक्यूपाई करूंगा, उतने का ही किराया दूंगा ना यार। भाई तुम किसी और से और का सामान रखवा लो अगर खाली पड़ा है तो जो होल्डिंग कॉस्ट होती है वो क्वांटिटी के हिसाब से होती है। साथ के साथ क्वांटिटी के हिसाब से हमें यह भी देखना होता है कि क्वांटिटी के साथ साथ वो कितने समय तक के लिए हम लोग रख रहे हैं। 1 महीने के लिए अगर किराए पे लिया है तो 1 महीने का किराया देंगे, और 1 साल के लिए किराए पे लिया है कोई स्पेस, तो 1 साल का किराया देंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर, ये आ जाएगा रुपीज, रुपीज पर यूनिट, पर यूनिट पर ईयर, ऐसे बोल सकते हैं टाइम, ठीक है। तो आओ चलो निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग, टोटल कॉस्ट निकालते हैं, टोटल, कि भाई एक साल में इन्वेंट्री कॉस्ट क्या क्या आएगी, क्या क्या आएगी, निकालें बच्चों। ये देखो जरा ध्यान से, हमने क्या किया, हमने बोला ये देखो भाई टोटल कॉस्ट पर ईयर, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। चलो एक बार गए 100 रुपये किराया दिया, एक बार गए 100 रुपये किराया दिया, सी नॉट, एक बार जाने पे रिक्शे का किराया, मगर कितनी बार गए उसका मल्टीप्लाई भी तो करोगे ना। एक बार गए सी नॉट, साल में कितनी बार गए, डी क्वांटिटी चाहिए, 1000 किलोग्राम क्वांटिटी चाहिए, और हर बार 250 किलोग्राम खरीद के लाते हो, हर बार 250 किलोग्राम खरीद के लाते हो, पूरे साल में 1000 खरीदना है, कितनी बार जाओगे, 4 टाइम्स जाओगे ना, समझ में आई क्या होगा। तो कितनी बार मार्केट गए थे आप मार्केट गए थे डी बाय क्यू टाइम्स, डी बाय क्यू टाइम्स आप मार्केट गए थे बेटा, समझ में बात आती है। प्लस सर होल्डिंग कॉस्ट, ध्यान से सुनो, सीसी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, वैसे तो आप ज्ञानी बंदे हैं, आपको कुछ कुछ पता भी होगा, फिर भी मैं लिख देता हूं। ये टाइम है और ये क्यू है, ये क्यू। अगर आप गौर से देखें, आप क्यू क्वांटिटी खरीद के लाए, धीरे धीरे खाली होता जा रहा है स्पेस, फिर आप खरीद के लाए, धीरे धीरे खाली होता जा रहा है, फिर आप खरीद के लाए, धीरे धीरे। अगर जितने, सुनो ध्यान से,
अगर मैं ये बोलूं कि ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री लेवल क्या है, ऑन एन एवरेज मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्यू है, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल 0 है, बार बार खरीद के लाता हूं फिर यूज करता हूं, बार बार खरीद के लाता हूं फिर यूज करता हूं, तो एवरेज इन्वेंट्री लेवल क्या होगा। आप हर टाइम तो सारा स्पेस भर के भी नहीं बैठे हैं, तो अगर आपको पता हो तो एवरेज क्या करता है, एवरेज कन्वर्ट्स द वेरिंग डाटा, एवरेज कन्वर्ट्स द वेरिंग डाटा इनटू यूनिफॉर्म डाटा। क्या करता है एवरेज, यूनिफॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। क्या बोला बेटा मैंने, यूनिफॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कहां गई लाइन भाई, ये रही, चलो ये रही, ये रही, है ना। तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज मैंने कितनी क्वांटिटी रखी होगी, कभी क्यू रखता हूं कभी 0, कभी क्यू कभी 0, तो बोलो सर Q/2 मान लो कि हर टाइम आपने क्या था, Q/2 रखी थी। तो ध्यान से सुनो, एक यूनिट को एक साल तक इन्वेंट्री में रखने पर सीसी रुपीस लगते हैं, कितने सीसी रुपीस। मैंने पूरे साल कितना क्वांटिटी रखी है, पूरे साल यूनिफॉर्म कर दिया, यूनिफॉर्म एवरेज लेके कितना Q/2। Q/2 is the average inventory level which can be assumed that we are putting that quantity every time in the stock, every time in the inventory। कम ज्यादा हो रही है ना, मगर उसको अगर हम यूनिफॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो एवरेज निकाल के रख सकते हैं। तो इसका मतलब आपका जो खर्चा हो रहा है, खर्चा वो ये हो रहा है, आपकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है ये आपकी टोटल इन्वेंट्री की जो आपकी टोटल कॉस्ट है बच्चों, वो क्या है, वो ये है। अब बात क्या चली, बात ये चली कि सर ये समझाइए कि हमारे पास ये देखो क्यू बढ़ाने पर ये कंपोनेंट कम होता चला जाएगा, ये कंपोनेंट क्या होगा, कम होता चला जाएगा, और ज्यादा खरीद के लाएंगे तो ये होल्डिंग कॉस्ट हमारी बढ़ती चली जाएगी। दिख भी रहा होगा आपको, बड़े आराम से दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, हमने काम किया यहां पर, हमने बोला कि देखो भाई आप क्या चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कोई बोला सर मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं इसको क्या करूं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टोटल कॉस्ट पर ईयर को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज। ठीक है साहब, अगर आप इसको मिनिमाइज करना चाहते हो तो बिल्कुल हो जाएगा मिनिमाइज। कैसे करेंगे, आओ करते हैं ना मिनिमाइज। ये देखो क्या किया बेटा, डिफरेंशिएट कर देते हैं, टोटल कॉस्ट पर ईयर को क्या करते हैं, कौन वेरिएबल है जल्दी बताओ, ये तो हम ही डिसाइड करेंगे ना। देखो C0 मैं डिसाइड नहीं करता, वो रिक्शे वाले का किराया है। सीसी जो है वो कोल्ड स्टोर वाला डिसाइड करेगा। एनुअल डिमांड ऑलरेडी फिक्स्ड है ना, ऑलरेडी फिक्स्ड है। और ये मॉडल्स किसने दिए थे, विल्सन्स के मॉडल हैं। किसके मॉडल हैं बच्चों, विल्सन्स के। कौन था, नाम क्या था बंदे का, विल्सन्स, विल्सन्स EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब ऐसी क्वांटिटी ढूंढ के निकालना जिसको ऑर्डर करें तो पूरे साल की जो इन्वेंट्री कॉस्ट है क्या हो जाए बच्चों, कम हो जाए, लीस्ट हो जाए। ठीक है ना, ठीक है सर, मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, क्योंकि Q इज द ओनली वेरिएबल विच इज इन माई कंट्रोल, जो मैं देख सकता हूं। मेरी मर्जी में 5 किलोग्राम आलू खरीद के लाऊं मार्केट जाके, या 50 किलोग्राम खरीद के लाऊं, ये कंप्लीटली मेरी मर्जी है, तो ये मेरे हाथ में है। तो चलो टोटल कॉस्ट कम करने के लिए क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट किया तो क्या है बच्चों, -C0D बाय Q², और ये क्या आ जाएगा, CC/। आपको पता है ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, और सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है बच्चों, टोटल कॉस्ट पर DQ²। सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, मैं पर ईयर लिख नहीं रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ रहा है, 2C0D/Q³ प्लस कितना है 0। अगर आप गौर से देखें तो ये पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, ध्यान से सुनिए यार, देखो कोई किराया लेगा ही लेगा, डिमांड डी, ये सब क्या है, सारी चीजें पॉजिटिव है, ये नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गिव्स, क्या मिलेगा बच्चों, जरा फटाफट बताओ, गिव्स मिनिमा। क्या मिलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है तो क्या मिलेगा, मिनिमा। मगर कब मिलेगा, कब मिलेगा, जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखते हैं बच्चों, ये तो पता ही होगा आपको कि हम क्या रखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, 0। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट जो आपका Q आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, आपका Q आ रहा है 2C0D/ कितना आ गया, CC। एक बार चेक करिएगा, और इसी को मैं QE लगा दे रहा हूं। E क्यों लगा रहा हूं QE बेटा, आप ही लोग समझिएगा जरा ध्यान से, क्यों लगाया मैंने यहां पर QE, क्योंकि यही जो हमारी वैल्यू है, देखिएगा ये जो हमारी वैल्यू है EOQ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या हो जाएगा यहां से। अगर हम यहां से देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम मार्केट जाके, पहले ये कैलकुलेट कर लो, और मार्केट जाके हर बार इतने किलोग्राम आलू खरीद के लाओ, केवल इतने किलोग्राम, ठीक है।
आपके पूरे साल का इन दोनों का सम जो है ना, इन दोनों का सम, ये इन दोनों का सम जो है बेटा क्या आएगा, मिनिमम आएगा। इतना आपको समझ में आता होगा कि क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये हमारा मिनिमम आ जाएगा। क्लियर है क्या? ओके। तो आपने देखा हाँ सर ये तो ईओक्यू हो गया। अच्छा, अगर आप ये क्वांटिटी खरीद के लाते हैं, अगर आप ये क्वांटिटी खरीद के लाते हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट निकालते हैं। टोटल कॉस्ट पर ईयर क्या है बेटा, मिनिमम। क्या निकालते हैं, मिनिमम। कितना आ जाएगा, सी नॉट डी अपॉन क्यू की वैल्यू डाल दो बेटा, यहां पर क्या डाल दो, क्यू की वैल्यू डाल दो, डाल दी क्यू की वैल्यू, प्लस सी सी बाई टू, और क्या डाल दो, फिर से क्यू की वैल्यू डाल दो, फिर से क्या डाल दो, क्यू की वैल्यू डाल दो। सी नॉट डी बाई क्यू और सी सी बाई टू क्यू, क्यू की वैल्यू डाल दी। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, आप इसको सॉल्व करके देखिए कितनी वैल्यू आई बच्चों, साल में खर्चा क्या आएगा, टोटल कॉस्ट पर ईयर मिनिमम। क्या निकाल रहे हैं हम लोग बेटा, हम लोग निकाल रहे हैं मिनिमम। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट दिस आंसर, 2 C naught CC into D, 2 C naught CC into D. So this is very very important and please remember कि CC किस में रखना है बच्चों, CC पर ईयर में रखना है। याद रखना कि मैंने डेरिवेशन में किस में लिया है, D इज द एनुअल डिमांड। तो सपोज आपको मंथली डिमांड दे रखी है 100 पीसेस पर मंथ, तो डी की वैल्यू 1200 रखना बेटा। क्या रखना, 1200। समझ रहे हो क्यों 1200 रखोगे, क्योंकि आपको 100 पीसेस बोल रहा है पर मंथ, तो पूरे साल में कितनी डिमांड आएगी, 1200। तो याद रखो सीसी एंड डी आर टू बी पुट पर ईयर। मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, सीसी एंड डी आर टू बी पुट पर ईयर। जैसे मान के चलो एक यूनिट को एक महीने रखने का 2 रुपए लग रहा है, एक सीसी में बता रहा हूं, सीसी एक यूनिट को एक महीना के इन्वेंट्री में रखते हैं तो होल्डिंग कॉस्ट कितनी आती है, 2 रुपए आती है। तो आप यहां पर सीसी की वैल्यू 24 रखिएगा, 24। बस यही तो गेम खेलेगा, और कितना गेम खेल सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने, ज्यादा गेम खेल नहीं सकता, तो आपसे यही काम कराएगा। तो आपको 2 रुपए पर महीना दिया है, आपको साल का रखना है, तो साल का रखना है तो महीने में 12 दिन, 12 क्या मान लो बेटा, साल में 12 महीने मानो, 12 से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू रख दो। ऐसी डिमांड अगर मंथली दी है, क्वार्टरली दी है तो 4 का मल्टीप्लाई कर लेना, क्वार्टरली दी है तो 4 का, साल की वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, और एक चीज आपको बताता हूं, एक मजेदार चीज बताता हूं। और क्यू कितना आया था, क्यू एक बार फिर से लिखते हैं बेटा, ईओ क्यू फिर से लिख देते हैं, अंडर रूट 2 C नॉट डी बाय सी सी। अच्छा, आप बोलेंगे हाँ सर मैक्सिमम मिनिमम निकाल के आपने प्रूव किया है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने वाला हूं। आपने बोला क्या, आपने बोला कि सर अभी अभी आपने क्या किया, अभी अभी आपने ये जो चीजें हैं ये मैक्सिमम मिनिमम निकाल के प्रूव किया, और हम इंजीनियर से हमें तो आता है मैक्सिमम मिनिमम करना। तो ये हम मान लेते हैं कि आपका रिजल्ट बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल मान लेते हैं आपका रिजल्ट सही है, ठीक है ना। मगर आपको एक बड़ी मजेदार चीज समझाता हूं, बड़ी मजेदार। अगर आप ईओक्यू मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप ईओक्यू मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, तो एक चीज बिल्कुल याद रखना, जितना पैसा आपने ऑर्डरिंग पे खर्च किया है, सुनिएगा ध्यान से, जितना पैसा आपने ऑर्डरिंग पे खर्च किया है, ऑर्डरिंग एग्जैक्टली सेम अमाउंट होल्डिंग पे किया है, फर्क नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं। दिखाता हूं कैसे, देखिएगा, दोनों को सॉल्व करके देखिए, इसको भी सॉल्व करिए, देखो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट ही है ना, और ये होल्डिंग कॉस्ट है। जरा इसको सॉल्व करके बताना बच्चों कितना आ रहा है, इसको जरा सॉल्व करके बताना, देखें जरा कितना आ रहा है। पहला पार्ट, पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, कितना आ गया, ये आ गया सी नॉट डी सी सी बाय 2। ये यार कर लो ना, सॉल्व करके देख लो, सी सी ऊपर गया है ना। और सेकंड पार्ट भी क्या आ रहा है बच्चों, सेकंड पार्ट चेक करो कितना आ रहा है, सी नॉट डी सी सी बाय 2। वो बात अलग है कि जब आप इसे सम करेंगे, सम, तो ऊपर 2 आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा। मगर अगर आप गौर से देखें, यहीं से प्रूव हो रहा है, साफ साफ यहां से प्रूव हो रहा है कि जब हम ईओक्यू फॉलो कर रहे होते हैं, जब हम ईओक्यू क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं, तो जो ऑर्डरिंग में वैल्यू डाल दें क्योंकि, है ना, होल्डिंग में वैल्यू डाल दें क्योंकि दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो आपने क्या जज किया बेटा, आपने जज किया कि एट ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एट ईओक्यू, है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर क्या है बच्चों, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर इक्वल्स टू होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं बेटा। क्यों बता रहा हूं, ध्यान से देखो, हमारे पास देखो, हमारे पास ना समय है कम,
क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, समय कम है, तो हम अगर अपनी टेक्निक से चीज़ें समय बचा सकते हैं तो उसी समय को हम दूसरे क्वेश्चंस में लगाएंगे, है ना, तो थोड़ा सा स्कोर बढ़ेगा। तो देखो आपको क्या करना है, जैसे बहुत सारी बुक्स में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को देखना जरा ध्यान से। क्वेश्चन QE दिया हुआ है, QE दे रखा है बच्चों, दे रखा है। QE कितना है, लेट्स से 7000 ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिशन्स में, 7000 यूनिट्स, ठीक है। फिर क्या बात करते हैं, फिर बात करते हैं टोटल डिमांड। टोटल डिमांड कितनी है, 35,000 यूनिट्स बच्चों, 35 यूनिट्स है ना। और जरा बात करते हैं, C0 दे रखा है, क्या दे रखा है, C0 है एक बार का, लेट्स से 5000, ठीक है। देन फाइंड द मिनिमम। वैसे नहीं भी बोलेगा मिनिमम तो अभी हमें मिनिमम ही निकालना होगा ना यार, सोच के देखो ना बच्चों, ऐसा थोड़ी ना होता है कि मिनिमम नहीं बोल, अरे कॉस्ट बोला है, दिमाग में खुद ही आना चाहिए, कॉस्ट है तो मिनिमम कोई भी करेगा ना। बेवकूफ़ी थोड़ी करेंगे कि सर मिनिमम नहीं लिखा था, मैं तो कुछ भी निकाल के आ गया। अरे भाई नहीं भी लिखा है तो अभी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम I&OR पढ़ रहे हो भाई, I&OR पढ़ रहे हो तो मिनिमम ही निकालोगे, ठीक है। तो फाइंड द मिनिमम टोटल कॉस्ट पर ईयर, वो भी इन्वेंट्री की, किसकी, इन्वेंट्री की बच्चों। अब बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा सुनो ध्यान से, ये 3 वैल्यू दी है, तो पहले वो 3 वैल्यू यहां रखता है, 3 वैल्यू यहां रखता है, फिर CC निकालता है, फिर CC निकाल के यहां रखता है। 3 वैल्यू दिया ना, Q दिया, D दिया, C0 दिया, तो CC निकालता है, फिर CC उठा के वहां रखता है। क्यों करना है भाई, मैं तुम्हें बताता हूं। यहां देखो सॉल्यूशन, देखना सॉल्यूशन कितना फास्ट और कितना इजी सॉल्यूशन है। देखो सॉल्यूशन की बात चली और बात चलती है कि ये बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर कितना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बार आने जाने का खर्चा कितना है, 5000 रुपीज। एक बार आने, बेटा C0 हो गया ना, C0 एक बार आने जाने का खर्चा क्या है, 5000, ठीक है। और आप मार्केट कितनी बार गए होगे, जल्दी बताना, कितनी बार आप मार्केट गए होगे, 35,000 डिवाइड बाय 7000, तो मेरे ख्याल से आप 5 टाइम्स मार्केट गए होंगे, 5 टाइम्स। तो इसका मतलब कितना खर्चा आया, 5 × 5 25, और ये क्या गया 1000, इतने रुपीस। तो आपको पता है टोटल कॉस्ट क्या है। अरे भाई आप लोगों को अभी अभी तो बताया कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पे जितना खर्चा होता है EOQ, जब आप EOQ फॉलो करते हैं मॉडल, है ना। अगर आप EOQ क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं तभी वैलिड है, हमेशा नहीं, ठीक है। तो अगर आप EOQ फॉलो कर रहे हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो जितना खर्चा पूरे साल में ऑर्डरिंग पे हुआ होगा, एग्जैक्टली उतना खर्चा कहां हुआ होगा बेटा, होल्डिंग पे हुआ होगा। तो ध्यान से सुनो, होल्डिंग कॉस्ट भी क्या आ जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर इक्वल टू व्हाट, सेम 25,000। तो सीधे क्या लिख दोगे, तो इन्वेंट्री कॉस्ट, क्या लिख दोगे, इन्वेंट्री कॉस्ट, पूरी इन्वेंट्री कॉस्ट। अगर होल्डिंग बोलता तो होल्डिंग, ऑर्डरिंग बोलता ऑर्डरिंग, हाँ पूरी इन्वेंट्री कॉस्ट पर ईयर। इन्वेंट्री बोल रहा है, दोनों पार्ट को क्या कर दो, ऐड कर दो। कितना आ गया बेटा, 5 5 25, ये आ गया आपका 50,000 आंसर। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, समझ में बात आती है। तो ऐसे लॉजिक याद करो, इस तरीके से, इस तरीके की पढ़ाई करने की कोशिश करो जिससे चीजें क्या हो जाए, चीजें आसान हो जाएं। तो आपने देखा इन्वेंट्री का बेसिक्स क्या होते हैं, बेसिक्स क्या, ये रिलायबिलिटी है, क्या ये इफिशियंसी है, ये कौन कौन से कंपोनेंट को कवर करती है। चलो तो जब आपको ये पता चल गया है कि ये कौन कौन से कंपोनेंट्स को कवर करती है, तो आओ देखते हैं। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट में इंक्लूड, बताइए कौन सा आंसर होगा, सोचिए जरा, आप लोग सोचिए कि क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। जरा फटाफट से बताओ कि इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट किसको कवर करता होगा इनमें से। परचेज कॉस्ट, मटेरियल को परचेज कर, नहीं नहीं नहीं, ये केवल मटेरियल को रखने का और मटेरियल को लाने ले जाने का कॉस्ट होता है, क्या बोल रहा हूं। और होल्डिंग में तो क्या होता है, केवल रखने का कॉस्ट होता है। होल्डिंग क्या होता है, केवल और केवल रखने का कॉस्ट होता है बच्चों, समझते हो या नहीं, ठीक है, ओके। तो देखो यहां पर हुआ क्या, आपको वही चीज समझा रहा हूं, हुआ क्या यहां पर, ये देखिएगा। मटेरियल परचेज कॉस्ट नहीं यार, मटेरियल को रखने का कॉस्ट है। पेनल्टी चार्ज फॉर डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट का मतलब समझते हो, डिफॉल्ट का मतलब कि आप सप्लाई नहीं कर पाए, सप्लाई नहीं कर पाए, वो तो शॉर्टेज हुआ ना, होल्डिंग कहां हुआ, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये लोन कहां से आ गया इसमें, लोन का क्या मतलब है, नहीं ये भी नहीं हो सकता इसको। ये तो मतलब हो सकता है, ये तो कोई लोन आपने, क्या मतलब है इसका, इसका मटेरियल से कोई पता ही नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि किसके लिए लोन लिया, किसके लिए पता नहीं है भाई, क्या पता आपने मशीन्स के लिए लिया हो, मशीन खरीद के लाया हूं, उससे रॉ मटेरियल का क्या लेना देना है, ठीक है। तो इसका मतलब आई एम नॉट श्योर वेदर दिस विल बी द पार्ट ऑफ दैट, है ना। इसका मतलब आंसर क्या आएगा बच्चों, नन ऑफ द अबव। कोई आंसर मतलब इनमें से कोई भी सीधे सीधे ये नहीं बता पाया
कि हम होल्डिंग के ही पार्ट है, हम मटेरियल को रखने में खर्च हुए हैं, रखने में, ठीक है, क्लियर। ये खरीदने में खर्च हुआ है बच्चों, ये शॉर्टेज में खर्च हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं शॉर्टेज में, और ये तो लोन तो पता ही नहीं चल रहा, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट। इस टाइप की छोटी छोटी चीजें पूछेगा। अच्छा, लेक्चर 1 देखिएगा, जो लेक्चर 1 मैंने बनाया उसमें भी कुछ PYQ मैंने आपको कराए हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें बताई हैं, ABC एनालिसिस और VD एनालिसिस। तो लेक्चर 2 तो देखा ही देखना है, जिन लोगों ने लोग लेक्चर 2 देख रहे हैं अभी डायरेक्ट, वो लेक्चर 1 भी देखें, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत सारी बढ़िया चीजें बताई हैं, वेजेस प्लान बताए, वो क्वेश्चंस भी क्या है इसरो में आए हुए हैं ना, तो सारे लेक्चर्स को देखते हुए चलना है। ओके, देखिए जरा ध्यान से, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, अब आते हैं किस पर, MRP। MRP क्या होता है सर? MRP होता है मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है ना, क्लियर। एक और लेक्चर बनाएंगे, डिटेल में बनाएंगे MRP पर, प्लांट लेआउट पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे डेफिनेटली, मगर पहले यहाँ आते हैं। MRP क्या है? मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग। तो इसका मतलब मटेरियल आ गया तो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री से रिलेटेड है। हाँ 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 सर, बिल्कुल है ना। तो जरा फुल फॉर्म लिख दूं, उससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। MRP क्या है बच्चों? मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग। डेफिनेटली भाई, ये तो इन्वेंट्री से लिंक होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, इसमें तो आता ही है, इसमें तो ऑन एन इन्वेंट्री आता ही है, ठीक है, पार्ट है इसका। जब आप पढ़ेंगे MRP तो समझ जाएंगे। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लान। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मान के चलो मटेरियल आ तो गया, होलसेलर के पास है गया, मतलब मान के चलो मेन पापा की सैलरी तो आ गई, सिंपल सी बताता हूं, पापा के अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं, जो सैलरी आई है, वो इन्वेंट्री है। क्या है वो? इन्वेंट्री है। अब उस इन्वेंट्री से कैसे मटेरियल मैनेज होगा, कैसे कैसी चीजें मैनेज होगी, वो आपको समझाता हूं। तो अगर मेरी पॉकेट में भी अगर अभी 10 रुपए पड़े हैं बच्चों, तो वो 10 रुपए क्या है? मेरे लिए इन्वेंट्री है, बिकॉज अभी वो मेरे पास एक ऐसा मटेरियल है जिसे मैं फ्यूचर में यूज कर सकता हूं, ठीक है। ओके सर, तो ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग? क्या है सर? तो पापा की सैलरी आई, जैसे मान के चलना कहीं होता है ना, एक बड़ी जगह पे मटेरियल मंगा लिया, अच्छा भाई तुम्हें कितना चाहिए, तुम ले जाओ तुम ले जाओ तुम ले जाओ, तो ऐसे ही पापा की सैलरी के बेस पे समझते हैं। मेरी फीस जानी थी, पापा ने बोला चल तेरी फीस दे देता हूँ, ठीक है चलो, पापा ने मेरी फीस दे दी। घर का राशन आना था, घर के राशन के लिए पापा ने मम्मी को पैसे दे दिए या खुद लेके आ गए, ठीक है। फिर पापा को याद आया, अरे एक SIP भी करा रखी है, उस SIP में भी पैसे डालने हैं। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअल में? ये क्या है? जो रिसोर्स है पापा के पास, जो मनी है, जिसको हम एक तरह से रिसोर्स बोल सकते हैं अपने जीवन यापन का, उसका क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में बात आई? सो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, पक्का पक्का इन्वेंट्री से लिंक कर जाएगा, जैसा मैंने कहानी आपको सुनाई। अच्छा, ये आता है जस्ट जिट, ये क्या है? जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम क्या बोलता है? जस्ट इन टाइम बोलता है कि तभी मंगाओ मटेरियल जब आपको जरूरत है, जिससे कि इन्वेंट्री कम रहे। इट इज टेंडिंग टू, है ना, ये किसके लिए टेंड करता है बेटा? मिनिमाइज इन्वेंट्री होल्डिंग। जस्ट इन टाइम मतलब जैसी जरूरत पड़े उसी टाइम पर मंगा लो, जस्ट इन टाइम। तो ये तो मिनिमाइज, साफ साफ सीधे पता चल रहा है, इससे होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी? मिनिमम होगी। तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री से लिंक है, DRP भी इन्वेंट्री से लिंक है, MRP भी इन्वेंट्री से लिंक है। बचा क्या? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आप बोलेंगे सर टोटल आ गया है ना, तो ये क्या बोल रहा है? ये क्वालिटी की बात कर रहा है, क्वालिटी। ये बात कर रहा है कि देखो भाई, क्वांटिटी कितनी रखनी पड़ेगी, क्वांटिटी कितनी रखनी पड़ेगी, इससे मुझे लेना देना नहीं है, मगर क्या है, आपकी क्वालिटी जो क्या होनी चाहिए? बेहतर होनी चाहिए। हालांकि आपको एक चीज और बताऊं, एज इंडस्ट्रियल इंजीनियर अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या TQM इन्वेंट्री का पार्ट हो सकता है, अरे यार TQM तो पूरी इंडस्ट्री के एक एक कोने का पार्ट होता है, एक एक कोने का, है ना। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इसमें क्या पूछा है, फ्रॉम द विच वन इज नॉट, नॉट लिखा है नॉट, तो मैं TQM को अलग नहीं कर सकता, मगर क्योंकि मेरे पास और बेहतर चॉइस नहीं है, सुनिए, मेरे पास और बेहतर चॉइस नहीं है, क्योंकि ये पहला दूसरा और चौथा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ये डायरेक्ट लिंक है, ये तो डायरेक्ट सीधे सीधे इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। तो मैं फंस गया, मैंने कहा TQM भी तो टोटल मिला के बात कर रहा है मैनेजमेंट की, तो सब कुछ तो इसमें आ जाएगा, TQM में तो सब कुछ आ जाएगा, कुछ भी पकड़ के लाओगे TQM में डाल सकते हो। समझ में बात है? तो इसका मतलब, मगर डायरेक्ट लिंक नहीं हो पा रहा यार, केवल केवल और केवल इस वजह से मैं क्या कर दूंगा, इसको लगा दूं। तो याद रखो, ये पापा की सैलरी थी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। MRP होता है कि कब खरीदें, कितना खरीदें, कहां से खरीदें,
ना, कब खरीदें, एमआरपी क्या बताता है, कब कितने मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कब कितने मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, वो ये बताता है एमआरपी। तो जब आपको ये पता होगा कि कब कितने मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तभी तो इन्वेंट्री प्लान बना पाओगे कि अच्छा यार उस टाइम इतना जरूरत पड़ेगी, चलो मंगा लेते हैं, अच्छा जरूरत नहीं पड़ेगी, चलो नहीं मंगाते हैं। तो एमआरपी क्या बात करता है, कब खरीदें, कितना खरीदें, किस कैसे खरीदें, किससे खरीदें, ये जितने भी वाई और हाउ है ना, ये सबके आंसर एमआरपी देता है। ओके, क्लियर। सो फॉर दिस क्वेश्चन विच इज नॉट द मैनेजमेंट टेक्निक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक, इनडायरेक्टली TQM इज नॉट, है ना, मतलब डायरेक्टली TQM इज नॉट, डायरेक्टली TQM इज नॉट द what inventory management technique. Now let us come to the next question. Cost of inventory is sum of, मुझे लगता है ये आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं, cost of inventory is sum of, है ना, क्या बोलेंगे, cost of purchase। अच्छा अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं, जनरली मैंने आपको बोला कॉस्ट ऑफ परचेज, क्योंकि मैं इसरो के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं बच्चों, मैं इसरो के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, नहीं तो अगर आप पूरा कंप्लीट पिक्चर देखें तो टोटल कॉस्ट पर ईयर, ये हो गई आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बच्चों, ये हो गई आपकी होल्डिंग कॉस्ट, और ये हो गई आपकी मटेरियल कॉस्ट। CU क्या है, यूनिट प्राइस। CU क्या है बच्चों, CU इज यूनिट प्राइस। 1 किलोग्राम आलू कितने का आता है, क्या ये 1 किलोग्राम, और पूरे साल में कितना खरीदेंगे आएगा। अब क्या होता है, कई बार लोग बोलते हैं कि सर ये तो इसमें तो क्यू आ रहा है, तो जनरली ये तो इन्वेंट्री से रिलेटेड हो गए, पर ये तो आप सोचो ना इसका क्या करना है, क्यू से कहां से लिंक है बेटा, है इन डिस्काउंटेड मॉडल, इन डिस्काउंट, इन डिस्काउंट ऑन बल्क परचेज, पर इसमें न्यूमेरिकल नहीं आ सकता, थ्योरी आ सकती है, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल में नहीं कराया। इन डिस्काउंट ऑन बल्क परचेज, मान के चलो आपने दुकानदार से जाके बोला कि यार मुझे 2 किलोग्राम आलू दे दो, बोला निकालो 50 रुपए, आपने बोला 200 किलोग्राम आलू खरीदूंगा, कुछ पैसा कम करोगे। दुकानदार ने सोचा यार कर ही लेता हूं, जब 200 किलोग्राम, इतना तो मटेरियल तो मेरा 5 दिन में नहीं बिकेगा जितना ये एक साथ ले जा रहा है, चलो इसको फिर क्या करते हैं 25 रुपी पर केजी की जगह 22 रुपीज पर केजी लगाते थे, डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट कब दिया, जब क्यू बड़ा था, क्या था क्यू, और डिस्काउंट दिया तो क्या हो गया, अगर आपको डिस्काउंट मिल गया तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि CU इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ Q। तो कभी कभी क्या होगा, CU की अगर हम बात करें और डिस्काउंट मॉडल आ जाए तो ये भी क्या होगा, यूनिट प्राइस कम हो जाएगा, ज्यादा खरीदेंगे कम हो जाएगा। समझ में बात आई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी पार्ट बन सकता है, पर नॉट न्यूमेरिकल। मैं पक्का बोलता हूं इसरो में इसको उठा के न्यूमेरिकल नहीं देने वाला है, ठीक है ना, बस इनको न्यूमेरिकल उठा के दे देगा। तो देखें जरा ध्यान से, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज, यस हो सकता है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, है ना, कन्वर्जन मतलब ऑर्डर प्लेसमेंट, ऑर्डर प्लेसमेंट, कन्वर्जन का मतलब क्या है, कन्वर्जन का मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट टू ब्रिंग द, दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ये है। समझ में बात है, ठीक है। तो यहां से देखें कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, यहां पर भी, यहां पर अदर कॉस्ट टू ब्रिंग, ये देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, अदर कॉस्ट टू ब्रिंग द मटेरियल, अदर कॉस्ट टू ब्रिंग द मटेरियल टू द प्रेजेंट लोकेशन, ये देखो ये दे रखा है भाई, लेके आना है रिक्शे का किराया, तो ये तो हो गई होगा, है ना। इनडायरेक्ट कॉस्ट का कोई लेना देना होता नहीं, इनडायरेक्ट कॉस्ट हम कोई नहीं लेते, सुन लो ध्यान से, इनडायरेक्ट कॉस्ट हम कोई भी नहीं लेते। समझ में बात आई। अब यहां पर 2 चीजें और यहां पर 3 चीजें, जो तीसरी चीज है, पहले 2 पे तो ध्यान ही मत दो क्योंकि दोनों में कॉमन ही है। तीसरी जो चीज है अगर हम बात करें अदर कॉस्ट टू ब्रिंग द मटेरियल, तो रिक्शे का किराया क्यों दिया था, जिससे मटेरियल हम अपने पास लेके आ पाए। तो देखा जाए तो अगर देखें तो ये तो हो गई होगा, ये तो हो गई होगा, तो सीधे आंसर क्या लगा देते हैं, सी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, सी। समझ में बात आई। तो क्योंकि मैंने इसलिए बताया कि कॉस्ट ऑफ परचेज बच्चे को लगता है कि सर ये मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है ना, ये पिक्चर में कहां से आ गई, आपकी डेरिवेशन में तो नहीं थी। डेरिवेशन में इसलिए नहीं थी क्योंकि वो आपको क्या था, वहां से आपसे पूछेगा नहीं, न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछेगा, सही है। न्यूमेरिकल वही पूछेगा जो मैंने आपको बताया। तो कॉस्ट ऑफ परचेज क्या है, ये रहा बेटा। आप बोलेंगे सर ये क्या, ये कहां पर है, अब ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में सब कुछ आ गया होगा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में सब कुछ आ गया होगा। समझ में बात है। या अभी के लिए हम एक काम करते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है हम अगर उस तरीके से चलें, ध्यान से देखना, अगर हम उस तरीके से चलें जिस तरीके से पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन को हम ये बोल देंगे और कॉस्ट टू ब्रिंग द मटेरियल हम ये बोल देंगे, इस तरीके से बोल देंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आए भी हैं इसरो में, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको करा रहा हूं। ओके, आगे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम एंड इन्वेंट्री आइटम्स इन्वेंट्री, क्या दिया है,
इज स्टोर टू डिफरेंट, ओके, क्या बोलता है, दो डिफरेंट लोकेशंस की बात कर रहा है कि दो जगह पर। यार नाम पढ़ो, अपने आप आंसर दे दोगे, नाम पढ़ो अपने आप आंसर दे दोगे। और ये बहुत बढ़िया टेक्निक है इंडस्ट्री में, टू बिन सिस्टम बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छी। मैं आपको बताता हूं कैसे अच्छी है। आजकल ज्यादातर लोग इसे यूज करते हैं अपने घरों में, ज्यादातर लोग। मैं बोलता हूं आप भी यूज करते होंगे, आप भी यूज करते होंगे। दिखाता हूं कैसे, कैसे दिखाता हूं, जरा इसका फायदा देखना, इसका फायदा। और ये पता है क्या है, ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल बैरियर है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैनेजमेंट बैरियर है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। जैसे मैं आपको सिखाता हूं क्या हुआ मेरे यहां क्या है, चीनी का एक ही डिब्बा है, मान के चलो चीनी का एक ही डिब्बा है जिसको मैं डेली उठा के और सुबह चाय बनाता हूं। ये चीनी का डिब्बा है बच्चों। ये देखना साइकोलॉजिकल बैरियर समझ में आएगा, साइकिल से है ना। ये क्या है, बिन 1, ये क्या है, बिन, अकेला बिन है, अकेला बिन। इसमें क्या भरी पड़ी है बेटा, इसमें चीनी भरी पड़ी है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको गारंटी देता हूं, आपके घर में पता है क्या होगा, अगर आपने एक ही डिब्बा रखा है, ये चीनी खत्म हो जाएगी, ये चीनी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चेक करना, आप जब चाय बनाते हैं तो ज्यादातर चीनी खत्म नहीं होती, अदरक खत्म होता है। फिर आप बोलते हैं यार अदरक नहीं है, चीनी तो होती है, अदरक। पता है क्यों, क्योंकि चीनी के लिए आपके घर में मम्मा ने टू बिन सिस्टम बना रखा है। टू बिन सिस्टम दिखाता हूं कैसे। मम्मी ने एक छोटा डिब्बा तो रख ही रखा है चाय पत्ती और चीनी का, साथ के साथ एक बड़ा डिब्बा भी है। मेरे घर में भी एक बड़ा डिब्बा है, जो क्या है, ये देखो यहां पर समझाता हूं। ये क्या है, ये एक बड़ा डिब्बा है मेरे पास, ये बिन 1 है ना। ये क्या है बच्चों, ये आपका बिन 1 है। और ये क्या है बेटा, ये मेरा, ये बिन 2 है। दो डिब्बे हैं, इसमें भी चीनी रखी है, इसमें भी क्या है, चीनी का कलर चेंज नहीं करते हैं, चीनी का कलर वही रख लेते हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये अपने पास क्या है, चीनी क्रिस्टल्स है ना। ओके, तो अगर हम बात करें, ध्यान से सुनो, जब ये खाली हुआ होगा, पॉलिसी क्या बोलती है, जब ये खाली हुआ होगा तो आप मानते हैं कि ये भर गया होगा। भाई लास्ट में क्या हुआ होगा, जब ये खाली हो रहा होगा तो मम्मी क्या करेंगी, जब भी ये खाली हो जाता है मम्मी यहां से चीनी इसमें डाल लेती है। जब भी ये खाली हो जाता है मम्मी चीनी इसमें डाल लेती है, इसमें समझ में बात आई। तो साइकोलॉजिकली देखो, अगर एक डिब्बा होता तो पता चला चीनी खत्म हो गई, सुबह पता चला यार चीनी लानी थी पर आलस में आई नहीं, क्योंकि आप इमीडिएटली एक्शन नहीं लेते। हम आलसी भी तो होते हैं ना, आप इमीडिएटली पढ़ते भी कहाँ हो। ठीक है, क्लियर, इतनी मेहनत से पढ़ाया जाएगा, मगर ऐसा नहीं कि सारे लोग ऐसे होते हैं, सारे लोग नहीं होते ऐसे। जो डेली पढ़ रहे होते हैं, जो बहुत डेडिकेटली चीजें प्लान कर रहे होते हैं, वो सिलेक्ट भी होते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ क्या हुआ, जैसे ये सारी चीनी इसमें डाली जाएगी, इसमें ये खाली होगा, जैसे ये एम्प्टी हो, जैसे ये एम्प्टी हो जाए, प्लेस ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर। अब मैं आपको बताता हूं है क्या, इस डिब्बे से, मैं रियल बता रहा हूं आपको, रियल डाटा, इस डिब्बे से कम मेरे घर में 8 डेज का टी बन सकती है, एक 8 डेज चाय बन सकती है मेरे घर में। इसका मतलब जब ये खाली हुआ और मैंने इसको भरा था, जब मैंने इसको भरा था तो लगभग 4 दिन 5 दिन 8 दिन मेरे पास मार्जिन है, मार्जिन है। तो इतना क्रिटिकल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, इतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं होगा, है ना। क्योंकि जैसे ये खाली हुआ, मैंने पॉलिसी बना रखी है अपने यहाँ, एक बंदे को अथॉरिटी दो ना कि देख भाई जब भी तुझे ये दिख जाए खाली, ऑर्डर लगा दियो। जब भी ये खाली दिख जाए ऑर्डर लगा दिया, उसने खाली देखा ऑर्डर लगा दिया। मगर तब तक किससे काम चल गया, बिन 1 से काम चल गया। समझ में बात आई। अदरक का हमारे यहाँ 2 बिन होते नहीं है, तो क्या होता है, अदरक तो एक ही जगह पड़ा रहता है, फ्रिज के ऊपर रखा रहता है, फ्रिज के ड्रॉर में रखा रहता है। ठीक है, तो क्या हुआ, अदरक खत्म हो जाता है और हम बोलते हैं यार अदरक नहीं है, चलो अदरक, तो उस टाइम चाय बन नहीं पाती है। मगर चीनी वाले केस में ये फेलियर बहुत कम देखा गया है, अदरक के केस में ज्यादा देखा गया। तो आप समझ गए। तो अगर देखा जाए तो इन्वेंट्री क्या है, 2 डिफरेंट लोकेशंस पे रखी जा रही है। कौन सा एग्जांपल होगा बेटा, टू बिन सिस्टम। मगर बात चली सर बाकी क्या होते हैं, फिर बाकी क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूं बाकी होते क्या है। आंसर तो ये, पहले तो आंसर सीख लो, फिर मैं आपको बताता हूं ये क्या है। अगर आप कहीं मेडिकल की शॉप पे जाएं, देखो ये क्या है, जो बार कोड से इन्वेंट्री का स्टेटस पता लगाना। बार कोड से ऐसे लिख देते हैं, बार कोड गिव्स आइडिया अबाउट इन्वेंट्री स्टेटस, है ना। अब ध्यान से सुनो, ये ऑनलाइन क्या है बच्चों, ये ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम। ठीक है, मतलब मान के चलिए मेरे यहां चीनी खत्म होने वाली थी और ये मैंने किससे लिंक कर रखा है, वो बार कोड देखो जरा ध्यान से। आजकल पता है क्या होता है, आप मेडिकल शॉप पे जाओ, पहले क्या होता था, मेडिकल शॉप वाला वो निकाला, जैसे ध्यान से सुनो, डब्बा निकाला, ओहो सर ये वाली दवाई तो 2 ही रह गई हैं, ऐसा बोलता था ना, कि अरे सर ये तो 2 ही रह गई हैं।
और आपको तो पूरा पत्ता चाहिए, हालांकि अब भी बोल सकता है, मगर उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई है बार कोड सिस्टम आने से। क्यों? जब भी वो दवाई बेचता है, तो वो सिस्टम से बिल निकाल रहा है, मान के चलो। सिस्टम से जैसे ही बिल एंटर करता है, बार कोड एंटर करता है, तो उतना क्वांटिटी डिडक्ट होती जाती है, डिडक्ट। तो कितनी बची है ये उसे छोड़ो, जो उसका सप्लायर है ना, उसे भी पता है। क्या बोल रहा हूं? कितनी दवाई बची है तो उसका कॉल खुद आ जाएगा, उसे भी तो माल बेचना है ना। तो क्या उसे मैंने अथॉरिटी दे रखी है कि तू मेरे सिस्टम को एक्सेस कर सकता है कि कितना मटेरियल बिका है। उसको मतलब लिमिटेड अथॉरिटी देंगे ना, लिमिटेड एक्सेस देंगे उसको। तो क्या हुआ, उसे तो माल बेचना है, तो वो तुरंत कॉल करेगा, सर वो मैं देख रहा हूं आपके सिस्टम में ना दो यूनिट दिखा रहा है, बस 2 ही बची है, और भेज दूं सर? हाँ भेज देना यार, क्या दिक्कत है? कैसे पता चल रहा है? कॉल वॉल किसी को कुछ नहीं करना पड़ रहा, सिस्टम से बिल निकल रहा है, क्वांटिटी जितनी आई, अब उसने क्वांटिटी भेजी बेटा। तो जब मैं सिस्टम में रखूंगा ना, अपने स्टोर में रखूंगा, तब भी मैं उसकी स्कैन करके रखूंगा, स्कैन करके एक बार मैं स्कैन कर दूंगा, एंट्री मार दूंगा कि 400 पैकेट्स आ गए, हो गया काम। समझ में बात है? तो ये जो बारकोड सिस्टम है आजकल, जो आप कपड़ों की दुकानों पे, मेडिकल शॉप की दुकान पे देखते हो, ये इतना बढ़िया तरीके से इन्वेंट्री मेंटेन हो रही है कि इसका कमाल है, मतलब सिस्टम कमाल। आप तो बस बारकोड ऐसे समझते होंगे आज तक कि यार ये तो बिलिंग के काम आता है, जल्दी जल्दी बिलिंग हो जाती है। अरे नहीं यार, जल्दी जल्दी बिलिंग नहीं हो जाती। इन्वेंट्री मैनेजमेंट को इतना परफेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है बारकोड से कि आपको ऑर्डर भी प्लेस नहीं करना। मैं क्या कर रहा हूं, आपको ऑर्डर भी प्लेस मत करो, खुद ही पूछ लेगा बंदा कि साहब भेज रहा हूं, हाँ चल भेज दे। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया बारकोड सिस्टम, जो आप नॉर्मली आजकल अपनी डे टू डे लाइफ में सीख रहे हैं, देख भी रहे हैं। टू बिन सिस्टम में मैंने आपको बता दिया ये क्या है, टू बिन सिस्टम है। ओके, अब आता है बेस स्टॉक सिस्टम। बेस स्टॉक का मतलब क्या है? केवल उतना ही रखो जितने की जरूरत है, कोई सिक्योरिटी मत रखो। सिक्योरिटी, यार मान लो कल को अगर कुछ फ्लक्चुएशन हो जाए, डिमांड ज्यादा आ जाए, तो क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल रखना चाहिए। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल है बेस स्टॉक सिस्टम, मतलब उतना स्टॉक रखा है जो बिल्कुल बेसिक चाहिए, थोड़ा सा भी गुंजाइश नहीं रखी है। नहीं, ऐसा गड़बड़ नहीं करो, ऐसा गड़बड़ मत करो, थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टॉक भी रख लो। हालांकि उसको ये देखना पड़ेगा कि कितना रखें, क्योंकि उसकी कीमत कितनी है। ए कैटेगरी आइटम है, लेवल 1 में बताया था ना, लेक्चर 1 में, कि ए कैटेगरी आइटम है तो इन्वेंट्री नहीं रखेंगे ज़्यादा, है ना, और सी कैटेगरी है तो रख लेंगे, है ना। तो वो डिसाइड कर लेंगे ABC एनालिसिस से या VED एनालिसिस से डिसाइड कर लेंगे कि बेस स्टॉक कितना रखना है या उसमें कितना एक्स्ट्रा और रखना है हमें एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ में आता है, नाम से ही समझ में आता है। अब एक सिस्टम क्या आया, ऑप्टिमल रेप्लेनिशमेंट सिस्टम, ऑप्शनल क्या निकल के आया आपके पास, ऑप्शनल रेप्लेनिशमेंट सिस्टम निकल के आया बच्चों। अब ये क्या है ऑप्शनल रेप्लेनिशमेंट मतलब? अच्छा चलो मान लेते हैं, एक सिंपल सी बात बताता हूं, सिंपल सी बात। ORS क्या होता है, इसको क्या मैं लिख दे रहा हूं, पहले मैं लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं। ORS, ठीक है। इसमें भी दो टू बिन सिस्टम जैसे एक चीज है, ये भी क्या है, ORS। मैं लिखता हूं यहां पर ORS, इन एन इन्वेंट्री, टू बिन तो नहीं बोलूंगा मैं, इन एन इन्वेंट्री सिस्टम टू लेवल्स आर डिसाइडेड, टू लेवल्स आर डिफाइंड। दो जगह इन्वेंट्री नहीं है, यहां दो जगह इन्वेंट्री है टू बिन सिस्टम में, यहां दो लेवल है। एक ही इन्वेंट्री में क्या है बच्चों, दो लेवल डिफाइन किए गए हैं। तो टू लेवल्स आर डिसाइडेड या डिफाइंड, वन लो लेवल, लो, और सेकंड डिजायर्ड। ये मान के चलो, ये ऐसे मान लो कि ये एस है, स्मॉल एस है, और ये क्या है बच्चों, ये कैपिटल एस है। स्मॉल एस और क्या है, स्टॉक बोल रहे हैं ना, तो स्मॉल एस और कैपिटल। अब ये दो लेवल एक ही इन्वेंट्री में डिफाइन किए गए हैं। ये क्या बोलता है, ये सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। देखो बेस स्टॉक में आपके पास कोई सेफ्टी नहीं है, यहां पर जैसे एस पे जाता है, एस पे ही, है ना, मतलब लो लेवल पे जाता है, तो तुरंत अलार्म बज जाएगा। अलार्म बज जाएगा मतलब तुरंत कोई इंफॉर्मेशन, अगर ऑनलाइन सिस्टम है तो इंफॉर्मेशन मेल, ऑटो जनरेट मेल आपके पास आ जाएगा कि देखो भाई आपकी जो इन्वेंट्री है वो लो लेवल तक चली गई है। लो लेवल, इसका मतलब तुरंत ऑर्डर लगाना है, क्रिटिकल हो चुका है। क्रिटिकल पढ़ते हैं ना, क्रिटिकल पाथ, CPM पार्ट में पढ़ते हैं, क्रिटिकल पाथ है, नॉन क्रिटिकल पाथ है। तो एस से नीचे जाने का मतलब है क्रिटिकल हो गया, यू हैव टू टेक द एक्शन इमीडिएटली एंड यू हैव टू ब्रिंग दिस लेवल, टू दिस लेवल। डिजायर्ड मतलब जितना चाहिए, और चला कहां गया है। तो दो लेवल है, अगर हम डिजायर्ड से ऊपर हैं,
तो हम काफ़ी सेफ हैं, डिजायर्ड से नीचे हैं तो भी हम बहुत ज़्यादा फंसे हुए नहीं हैं, मगर हम एस से भी नीचे हैं, एस से, तो ये दिक्कत वाला काम है, दिक्कत हो जाएगी, आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। समझ में बात आती है? तो ये ऑप्शनल रेप्लेनिशमेंट होता है इन्वेंट्री को दोबारा भरना। रेप्लेनिशमेंट का मतलब होता है दोबारा से चीज को लेके आओ और स्टॉक क्या करो, क्रिएट करो, इसको बोलते हैं। समझ में बात आई? आगे बढ़े बच्चों, तो ये आपको एक एक चीज समझ में आ गई। ओआरएस क्या होता है सर? का सर ये तो घोल हो गया, हाँ डिहाइड्रेशन हो गया, हाँ इन्वेंट्री का डिहाइड्रेशन हो गया तो ये काम आता है। इन्वेंट्री में कहीं डिहाइड्रेशन ना हो जाए उसी के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये बेस हो गया, ये टू बिन सिस्टम हो गया, और ये यूनिवर्सल जो आप डे टू डे लाइफ में देख भी रहे हैं। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एंड आई होप कि ये आप बहुत आराम से खुद भी सॉल्व कर सकते हो, खुद भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको क्या टच किया था आज इस पूरे लेक्चर में? सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका इन्वेंट्री टर्नओवर कितना होगा। तो गौर से देखो, यहां पर अगर हम बात करते हैं शुरू में, इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है? 6, एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज दिस। चलो तो केस वन करें। केस वन में क्या आ रहा है हमारा? एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट क्या आएगी? एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट क्या थी बच्चों? अगर आप गौर से देखें, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय, वैसे फॉर्मूले में ये ऊपर था ये नीचे था, क्या फर्क पड़ता है? ये डिनोमिनेटर इधर आ गया और ये इधर जो न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर में चला गया। कितना खर्चा हुआ है बेटा? जरा गौर से देखना, 7,50,000 का खर्चा हुआ है। कॉस्ट लिखनी है, कॉस्ट, टर्नओवर मत लिख देना, चेक कर लेना, COGS देना दिया हुआ था, होना चाहिए। बच्चा जल्दबाजी में टर्नओवर लिख के आता है, ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। और टर्नओवर कितना है? 6 है बच्चों। तो एक बार डिवाइड करके देख लो, 3 से डिवाइड कर लें, एक बार चेक कर लें। 3 से डिवाइड किया 2 आ गया, ये 3 से डिवाइड किया कितना आ गया? 25 आ गया। फिर 250 को करोगे तो ये आ जाएगा 125,000। ये आपका एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट है। अब आपने क्या किया? आपने जैसे तैसे करके अपना केस 2 पर आए। केस 2 क्या है बच्चों? केस 2, यहां केस 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बात करेंगे सर, ये देखो यहां पर एवरेज इन्वेंट्री कितनी आएगी? कॉस्ट, एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है। इस बार क्या हो रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो वही रहेगी, वही, पर बस आपने क्या किया? आपने इन्वेंट्री इतनी बेहतर मैनेज की है, बेहतर मैनेज की है कि आपका जो आईटी वैल्यू थी, जो वैल्यू थी वो 6 से क्या हो गई है? 10। 6 से क्या हो गई है? 10। तो वैल्यू तो वही रहेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो वही है। आपने प्रोड्यूस उतने रुपए का ही मटेरियल किया है, पर इस बार आपने इन्वेंट्री पे कम कम खर्चा किया होगा, कम। तो ये 10 ले लो बच्चों। कितना आ गया बेटा? ये आ गया 75,000। कितना आ गया? 75,000। तो पहले आपका खर्चा हुआ करता था 1,25,000 का, और अब वही खर्चा इन्वेंट्री का जो है वो आपका 75,000 आ गया है। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी 50,000 की बचत हो रही है बच्चों? चेक करके देखना, आप जरा फटाफट से चेक करके बताओ, क्या आपको लगता है कि आपकी 50,000 की बचत हो रही है? हाँ सर हमें तो लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है। तो क्या हुआ, जरा गौर से देखो, यहाँ पर हम लोग क्या टिक कर देंगे बेटा? यहाँ पर हम लोग आते हैं और बात करेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ, नहीं, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ। इन्वेंट्री में क्या हुआ? 50,000 की सेविंग, ठीक है, सेविंग हो रही है। क्या हो रही है? सेविंग। सेविंग कितनी हो रही है? 125 के माइनस 75 के इक्व टू 50 के रुपीज की क्या हो रही है? 1000 की सेविंग हो रही है बच्चों, है ना। तो ये प्रोबेबल क्वेश्चन से आने के लिए अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोलता है ये? इन द एबीसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्लास ए आइटम्स में रिक्वायर। अब आपको अगर लेक्चर 1 आपने देखा होगा तभी आपको ये बात समझ में आएगी। क्लास ए आइटम्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, उनकी हाई इन्वेंट्री नहीं रखी जाती बच्चों, बिल्कुल नहीं रखी जाती, ठीक है ना। और क्लास सी जो होते हैं वो लो वैल्यू आइटम्स होते हैं, उनकी कॉस्ट कम है, तो उनकी हाई इन्वेंट्री रखी जा सकती है। तो ए कैटेगरी आइटम के बारे में अगर पहले ही मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँ तो पहले मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। ए कैटेगरी आइटम्स आर क्या है बच्चों? हाई कॉस्ट आइटम्स, हाई कॉस्ट आइटम्स एंड लो वैल्यू, लो वॉल्यूम
इन इन्वेंट्री इज केप्ट, क्या होगा, इन इन्वेंट्री इज केप्ट। समझ गए बेटा? हाँ, लो क्या बोला, लो वॉल्यूम इन इन्वेंट्री इज केप्ट। तो अब आप ही लोग थोड़ा सा समय लो और आप ही लोग बताओ जरा क्या आंसर लगना चाहिए। क्या लगता है आपको कि इसका आंसर क्या लगाएं? देखो, क्या इसका हाई सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए? अरे यार इतना महंगा आइटम है, इतना महंगा आइटम है, कौन कौन करेगा बेटे भाई यहाँ पर, क्या होगा? हाँ फटाफट बताओ। अपडेटिंग ऑफ इन्वेंट्री एक चीज और आपको बताऊं, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड, ये बताओ अगर आप मैनेजमेंट का पार्ट हो तो क्या आप किसी चीज का रिकॉर्ड नहीं रखोगे? रिकॉर्ड देखो, अभी पीछे पढ़ा के आ रहा हूं कि लोग बार कोड तक आ गए, बार कोड तक आ गए, है ना? तो कुछ भी हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, क्लास ए आइटम्स में रिक्वायर अपडेटिंग ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड, तो आंसर होगा ही होगा। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। अब इसका आंसर क्या देगा आंसर की मैं अपने को नहीं पता, मगर मैं आपको बता रहा हूं ये आंसर कोई गलत नहीं कर सकता, ना ए कैटेगरी के लिए, ना बी कैटेगरी के लिए, ना सी कैटेगरी के लिए। अरे भाई ऐसा कौन सा आइटम होगा कंपनी में जिसके आप अपडेशन ही नहीं रखना चाहोगे? खत्म हुआ है, कम हो गया है, ज्यादा आ गया है, कुछ नहीं पता, ऐसा कोई होता है क्या? कोई भी आइटम हो, या चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो, रिकॉर्ड्स में तो होना चाहिए ना। कोई ऐसे तो चोरी करके ले जाएगा हमारा मटेरियल। क्लियर है? तो यहां पर हमने क्या देखा, अपडेटिंग ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, है ना? क्या आएगा ये अपडेटिंग ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में? ये तो सही है ही है, तो मैं बाकी सब पढ़ूं क्यों? पर चलो फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। हाई सेफ्टी स्टॉक बिल्कुल नहीं रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। इतना महंगा आइटम है, कौन रखेगा इसको? पता चला खराब हो गया तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट ही बहुत लग, डेप्रिसिएशन मतलब रिस्क कॉस्ट बहुत होगी, नहीं रखना है। फ्रीक्वेंट डिलीवरी, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है बच्चों, है ना? फ्रीक्वेंट डिलीवरी क्यों हो सकता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आप इसकी इन्वेंट्री नहीं रख रहे हैं तो जब जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको इसकी इन्वेंट्री क्या होगा, ऑर्डर्स बार बार मंगाएंगे। इसकी होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत महंगा आइटम है, अगर आपने रखा तो हो सकता है खराब होने की वजह से आपको बहुत महंगा पड़ जाए। जैसे कार का इंजन है, कार के इंजन की इन्वेंट्री कौन रखेगा यार? ज्यादा इन्वेंट्री कोई नहीं रखेगा, और आइडियली तो जीरो रखेंगे, जीरो, ठीक है, आइडियली, ठीक। तो अगर किसी का आप सेफ्टी स्टॉक ज्यादा नहीं रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, आपने सेफ्टी स्टॉक रखा नहीं, तो जब भी चाहिए होगा तो आपको बार बार ऑर्डर नहीं लगाना पड़ेगा। होल्डिंग कॉस्ट बचाने के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी ना भाई। तो इसका मतलब देखा जाए तो फ्रीक्वेंट ऑर्डर तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 100% आ सकता है। और देखते हैं, अपडेटिंग ये भी आ सकता है ना? तो मैं इसे एमएसक्यू की तरह बना देता हूं। क्या कर देता हूं मैं इसे? एमएसक्यू की तरह बना देता हूं। ये होगा ही होगा। लॉजिक समझना क्यों? क्योंकि आप इसका स्टॉक ज्यादा रख नहीं रहे, तो फ्रीक्वेंट डिलीवरी चाहिए हो सकती है, ठीक है। अपडेटिंग रिकॉर्ड्स तो किसी का भी होगा, एबीसी। अब पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, पीरियोडिक में और पीरियोडिक में क्या होता है, बार बार जाके चेक नहीं करते, बार बार जाके चेक नहीं करते बच्चों। कैसे चेक करेंगे? चलो 2 महीने बाद, 2 दिन बाद, एक टाइम फिक्स कर देते हैं, इन्वेंट्री चेक करने जाएंगे पीरियोडिक रिव्यू। डेली डेली चेक नहीं करेंगे। देखो मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता ये आंसर हो सकता है, मैं नहीं मानता। समझ में बात है? क्लियर है? अच्छा आपको बताता हूं, कुछ जगह पर इसका आंसर पॉइंट नंबर क्या दे रखा है, 3 ही दे रखा है। 100% गलत है, 100% गलत है, ठीक है ना? ये और ये गलती इसरो नहीं करेगा, इसरो नहीं करेगा, ये पक्का है, ठीक है। सो पीरियोडिक रिव्यू, ये बताओ आपको ये कैसे पता, ये जो है ना ए कैटेगरी बी कैटेगरी, इससे पीरियोडिक रिव्यू का कोई लेना देना नहीं है। पीरियोडिक रिव्यू का मतलब होता है कंजम्पशन से, कुछ अलग है। पीरियोडिक रिव्यू का जो मतलब होता है वो किसी और चीज से होता है बच्चों, समझ में बात है? उसका वैल्यू से मतलब नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे आपके घर में पानी आता है, आप सुबह सुबह डेली मोटर चलाते हो ना, डेली डेली। ऐसा तो नहीं है कि चलो 2 बजे भी मोटर चलाई, या आप बार बार टंकी देखने जाते हो क्या घर में कि चलो पानी की टंकी देख के आता हूं कितनी इन्वेंट्री बची है, जा नहीं ना। सुबह पानी आएगा, पानी चलाएंगे। तो पीरियोडिक है, एक साइकिल है, 24 आवर्स बाद, या मान के चलो हर 22 आवर्स बाद मैं क्या करता हूं, मोटर को ऑन करता हूं। समझ में बात है? इसी को बोलते हैं पीरियोडिक रिव्यू। अब पानी को इतनी कॉस्टली चीज नहीं है, वैसे वैल्यूएबल बहुत है, मगर कॉस्ट की बात करें, पानी को इतनी कॉस्टली चीज थोड़ी ना है, मगर फिर भी हम उसका क्या करते हैं, पीरियोडिक रिव्यू करते हैं। तो पीरियोडिक रिव्यू का जो फंडा है वो अलग से है। जैसे मैंने आपके घर में पानी भरते, जो टंकी में आप मोटर चला के पानी भरते हैं, वो एक पीरियोडिक रिव्यू मॉडल है। डेली सुबह 6 बजे जैसे मान के चलो पानी आ रहा है तो आप मोटर चला देते हैं। समझ गए? अब वो सस्ता है या महंगा, इससे कोई लेना देना नहीं होता, समझिए? क्लियर है बच्चों? तो इसके जो आंसर है,
तो इसका मतलब कौन सा आंसर लगा के आओगे? अगर सर कोई एक ही लगाना पड़ जाए, क्वेश्चन ये आता ना कि सर आपने 2 बता दिए, मगर आएगा तो एमसीक्यू, तो मैं आपको बताता हूँ फ्रीक्वेंट डिलीवरी लगा के आना है। क्या लगा के आना है? फ्रीक्वेंट डिलीवरी, क्योंकि हाई स्टॉक आप रख नहीं रहे हैं, तो आपको डिलीवरी बार बार चाहिए होगी इसकी। क्लियर है क्या? समझ में बात आती है? तो अगर सिंगल लगाना है तो ये फर्स्ट चॉइस है मेरी, ये फर्स्ट चॉइस है बेटा, ये सेकंड चॉइस है, और ये तो चॉइस से पहले ही आउट है बच्चों। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यूज ऑफ सेफ्टी स्टॉक बाय अ फर्म वुड, क्या होगा अगर आप सेफ्टी स्टॉक रखेंगे? सबसे सेकंड नंबर पे ही तो पढ़ाया कि इफिशियंसी, इनइफिशियंसी, पैसा, क्या होगा? अगर हम सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो क्या होगा? आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी बच्चों, है ना। अगर कोई बोले रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी? बेटा ध्यान से सुनो, सेफ्टी स्टॉक रखने से क्या हो जाएगा? आपकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज। आपकी इफिशियंसी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। आपकी रिलायबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो याद रखना, कॉस्ट तो लगेगी यार, सेफ्टी स्टॉक रखोगे तो कॉस्ट तो लगेगी, और वो कॉस्ट आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट है वो एक तरीके से, ठीक है ना। ओके, तो नो इफेक्ट, तो ये तो आपको समझ में आता ही है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, ठीक है। यहां देखो, एक क्वालिटी से TQM के बारे में मैंने बात किया ही था, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब दुनिया की किसी भी चीज में लगाना है तो TQM लगा दो भैया, कि यहाँ पे क्वालिटी खराब है, इंप्रूव करो। क्वालिटी सर्किल क्या होता है? क्वालिटी सर्किल होता है विद्वानों का गढ़। एक सर्किल है जिसमें विद्वान बिठा दिए गए, जैपनीज टर्म है। क्वालिटी सर्किल क्या है? सर्किल है। चलो आओ डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम, कुछ बढ़िया सा सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या बोलते हैं वो लोग? बोलते हैं कि चलो आओ डिस्कस करते हैं, कुछ बढ़िया सा सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये क्या है? ये क्वालिटी सर्किल है बच्चों, समझ में बात आई? क्लियर है? तो चलो चेक करते हैं क्या। द पर्पज ऑफ दिस इज टू प्रोड्यूस इन सच अ वे, पता नहीं क्या है ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, दैट देयर इज मिनिमम वर्क इन प्रोसेस। मतलब इन्वेंट्री क्या है? मिनिमम वर्क क्या है? मिनिमम वर्क मतलब आप ये भी बोल सकते हैं, 3 तरह की इन्वेंट्री ना हमारे पास। एक रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, एक 2 मशीन के बीच में जो है, मान के चलो यहाँ पर ड्रिलिंग हो रही है और यहाँ पर क्या है? बोरिंग हो रही है। ड्रिलिंग और बोरिंग, ड्रिलिंग जल्दी जल्दी हो रही है, बोरिंग धीरे धीरे हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? इन प्रोसेस वर्क जो है वो बढ़ता चला जाएगा, बफर क्रिएट होता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि यार देखो बफर क्यों क्रिएट करना है, एक काम करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि मिनिमम इन्वेंट्री रहे, मिनिमम इन्वेंट्री, तो क्या लगाओगे आप ही लोग बताना। आप टाइप करके बता दो ना, आप टाइप करके बता दो, मैं देख लूंगा यहाँ पर, है ना। क्या होगा बेटा? क्वालिटी सर्किल हो नहीं सकता, TQM हो नहीं सकता। तो अगर गौर से देखें, इन्वेंट्री की बात कर रहा है, मिनिमम स्टॉक की बात कर रहा है। सबसे पहले देखना मिनिमम स्टॉक, मैंने खुद ही बोला मिनिमम स्टॉक क्या बोलता है? जस्ट इन टाइम, जब चाहिए तभी मंगाओ, पहले से मंगा के मत रखो, सही है। जैसे कि मारुति भी इस पे काम करता है। जस्ट इन टाइम का मतलब ये नहीं कि आप जीरो इन्वेंट्री कर देंगे। आप सोच रहे हैं कि हम जीरो कर देंगे, जीरो नहीं कर सकते। आप इतना हाई रिस्क पे नहीं जा सकते कि जीरो कर दें। जस्ट इन टाइम में भी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, वो डिपेंड करता है कि आप किस बिजनेस में हैं, ठीक है। आप उतने की इन्वेंट्री रखिए। जस्ट इन टाइम इज नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही जीरो इन्वेंट्री कर दो, बट यू शुड मिनिमाइज इट। तो याद रखना, कई बार बच्चे के दिमाग में आता है जस्ट इन टाइम इज जीरो इन्वेंट्री पॉलिसी। नो, जस्ट इन टाइम इज नॉट द जीरो इन्वेंट्री पॉलिसी, इज द मिनिमम इन्वेंट्री पॉलिसी। मिनिमम, whenever you require you bring the material, but you cannot bring the material one. कुछ भी खरीदोगे एक छोटा लॉट तो खरीद के लाओगे ना यार, समझे। एक मतलब मान के चलो चाय बनानी है, 1 चम्मच चीनी लेके आ रहे हो खरीद के, ऐसा कोई करता है क्या? नहीं। लेके आओ, कम लेके आओ, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम लेके आओ, ठीक है, वो अपना डिसाइड करो। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर? मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पर? JIT, जस्ट इन टाइम। ओके, क्लियर है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अच्छा चलिए, यहाँ पर खत्म हो गया है। तो आपके लिए फिर से और लेक्चर्स लेके आएंगे बेटा। जैसे ये जो लेक्चर्स का प्लानिंग चल रही है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ब्रीफ में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ये इसरो ओरिएंटेड पढ़ाई है बच्चों। बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं कराए जाएंगे, तो मैं आपको बहुत डिटेल में, ऐसा नहीं कि मैं बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा डिटेल में, मगर बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो इसी तरीके से हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे, है ना। और कुछ लेक्चर्स आएंगे, जैसे प्लांट लेआउट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस दैट इन द लेट्स से लेक्चर। ओके, तो आप उसको भी पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है प्लांट लेआउट से, MRP से, तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा बेटा, अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं।
डेली रात को सोने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आपने आज का दिन पूरा पढ़ाई को लेके यूटिलाइज किया। अगर आप फील करते हैं कि सच में, आपका मन खुद बता देगा, अगर आप फील करते हैं कि हाँ यार सर मैंने तो फील किया कि हाँ यार आज तूने मक्कारी नहीं की, देखो जिंदगी आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी। ठीक है, तो लॉयल्टी केवल अपने प्रति चाहिए। अगर आप लॉयल्टी से पढ़ाई कर रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो ही आपको रात में नींद आए, ऐसा आचरण आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।